हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। आज हमारा सेकंड चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स जो कि 12th स्टैंडर्ड का आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। बेसिक इसके अंदर हमको पढ़ना है इनफर्टिलिटीज के ऊपर। ठीक है, इसके पहले हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एमटीपी के एक्ट वगैरह देखे थे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो बेसिकली इनफर्टिलिटी वगैरह होती क्या है, यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन के टर्म्स में लिख के दिया है। इसमें आपको ये डेफिनेशन में क्या बोलना चाहता है कि बेसिकली अगर एक कपल पार्टनर बेसिक क्या होगा कि अगर 1 ईयर तक का अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर डेली होता है, ठीक है, जिसके बाद भी अगर कोई बेबी वगैरह कंसीव ना हो, उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। एज यू कैन रीड अबाउट योर inability to conceive naturally after the regular unprotected intercourse। ओके, इनएबिलिटी टू कंसीव नेचुरली मतलब क्या, किसी बेबी को इसमें प्रेगनेंसी नहीं, बेसिकली जो वुमेन है उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही नेचुरल तरीके से आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और इट इज अप्रोक्सीमेट, ये चलता है 1 साल तक। 1 ईयर तक का अगर कंसीव नहीं हुआ कोई बेबी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉज बोला है आपको कि फिजिकली कॉज हो सकता है। ठीक है, फिजिकली मतलब कोई अंदर से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो सकता है, यूटेरस का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वो हो गया फिजिकली। आइदर इट कैन बी कंजेनाइटल, मतलब इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ टाइम से कोई ऐसा डिसऑर्डर या ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक डिजीज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकली, ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक है कि अगर इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव है तो यहाँ पे फर्टिलिटी कॉज होना बेसिक क्या होगा, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कैसा हो जाता है, इनएबिलिटी हो जाता है लोगों को अपना एक कंसीव कर पाए बेबी को। नेक्स्ट बात करें तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइकोलॉजिकल मतलब इसमें क्या होगा, मेंटल स्ट्रेस वगैरह की वजह से इट कैन बी लीड्स टू लो हार्मोन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हो सकता है कि स्पर्म प्रोडक्शन या ओवेरी का जो प्रोडक्शन, ओवम का जो प्रोडक्शन है वो इम्बैलेंस रहे, प्रॉपर डे पे ना रहे। तो ये सारी चीजें क्या कर सकती है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है। और आगे बात करते हैं, इसमें बोला गया है कि मेल्स को लेके क्या क्या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला गया है लेस स्पर्म काउंट। ठीक है, यहाँ पे चांसेस हो सकता है कि जो मेल है यहाँ पे क्या हो सकता है, उसको स्पर्म काउंट का नंबर कम हो सकता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली हमने पीछे जब हमारे लेक्चर्स में पढ़ा था तो हमने देखा था कि अप्रोक्सीमेट 200 to 400 मिलियन ऑफ स्पर्म्स बनते हैं। इसमें अगर वही स्पर्म काउंट बहुत कम हो गया तो क्या हो सकता है, चांसेस है कि फर्टिलिटी ना हो। ओके, बेसिक अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आपको लिख के दिया है स्मॉल साइज ऑफ पेनिस, ये भी एक रीजन बन सकता है मेल्स के अंदर कि वो क्या हो जाए, इनफर्टाइल हो जाए। देखिए अभी तक ऐसे बहुत सारे बोलते ना अलग अलग थियरीज, ऑथर्स की बुक, यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि अ स्मॉल साइज ऑफ पेनिस कैन लीड्स टू इनफर्टिलिटी। हाँ, बट प्रॉब्लमेटिक कब आता है, जब ये पेनिस साइज माइक्रो साइज हो। ठीक है, माइक्रो पेनिस बोला जाता है जिसमें पेनिस का साइज बहुत ज्यादा छोटा होने की वजह से प्रॉपर पेनिट्रेशन नहीं हो सकता। अब पेनिट्रेशन नहीं हो सकता तो इसके से क्या है कि जो इंसेमिनेशन होना चाहिए वजाइनल रीजन के अंदर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो माइक्रो पेनिस के केस में वो चीज प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन स्मॉल साइज ऑफ पेनिस बेसिकली तो नहीं लगता है, लेकिन बोर्ड्स की बुक्स में बेसिकली बुक्स के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेल्स के अंदर लेस स्पर्म काउंट हो सकता है और स्मॉल साइज ऑफ पेनिस कैन कॉज देम इनफर्टिलिटी। आगे बात करते हैं फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल्स में क्या हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। मैंने आपको पहले बोला था कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन लेवल, प्रोजेस्टेरोन लेवल प्रॉपर नहीं है, तो ओवेरी का जो ओवम का प्रोडक्शन डेट है वो भी क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो जो हम 14 डे का ओव्यूलेशन सोच के बेसिकली इंटरकोर्स होता है वो नहीं पॉसिबल हो पाता। ओके, आगे बात करें पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि अभी के टाइम में कॉमनली बहुत ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, इसके अंदर कैसा होने वाला है कि छोटे छोटे सिस्ट जो ओवेरीज होते हैं, ओवेरीज के अंदर जो प्राइमोडियल फॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर कैसा होता है, कंटिन्यू ग्रोथ होने लगता है और वो एजेस पे जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक सिस्ट की तरह फॉर्म करते हैं, जो कि बेसिक क्या है, यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये डिजीज वगैरह कॉज हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंड्रोमेट्रोसिस। एंड्रोमेट्रोसिस क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम की लाइनिंग बार बार शेड ऑफ हो जाने को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोमेट्रोसिस। ठीक है, जिसके वजह से इम्प्लांटेशन वगैरह का पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होता। आगे बात करते हैं तो अभी कैसा था कि अंटिल 1971 तक की बात करें, 1971 बहुत पहले की बात की जा रही है, यहाँ पे अगर कोई कपल बेसिकली कंसीव नहीं कर पाता है थ्रू दिस ऑल प्रोसेस, किसके वजह से क्या बोला गया, कंसीव नहीं कर पा रहा है बेबी आफ्टर द नेचुरल तरीके से हर बार वो रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी, तो इस टाइम पे जो 1971 के जो कपल्स थे उनके पहले के टाइम के, उनको या तो चाइल्डलेस रह जाओ ये ऑप्शन होता था, या तो दूसरा ऑप्शन होता था कि आप क्या करो, किसी बेबी को अडॉप्ट कर लो। यही सब ऑप्शन हुए करते थे। लेकिन अभी के टाइम पे इतने सारे जो ऑप्शंस आ चुके हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईसीएसआई होते हैं हमारे पास, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होते हैं, सब अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये सारे टेक्निक आने की वजह से आज के टाइम में एक कपल भी अब बेबी कंसीव कर सकता है। ठीक है,
और ये जो पूरे टेक्निक्स है इसी को हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ऑल्सो नोन एज आर्ट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास कुछ टेक्निक्स के बारे में, जिसमें हमारे पास सबसे पहला होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। ये आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में बेसिक सुना है। चलिए जानते हैं आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फीमेल से एग को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो फीमेल है, जैसे दो कपल है, उसमें से फीमेल्स में से एग कलेक्ट करते हैं, मेल में से स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। बाद में जब ये जाइगोट 8 सेल स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं वापस से उसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ओके, तो ये चीजें पहली बार एग से लेके फ्यूजन से लेके जाइगोट फॉर्मेशन करना, ये पूरा काम होता है टेस्ट ट्यूब में होता है, या तो हम ग्लास प्लेट में कर सकते हैं ना लेबोरेटरी। ओके, मतलब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देके लेबोरेटरी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं और बाद में ये वापस से ट्रांसफर कर देते हैं, नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये तब होता है बेसिकली जब यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है कि हाँ कंसीव करना नहीं है, ठीक है, मतलब पेन, लेबर पेन नहीं झेलना है, तो उस टाइम पे ये सब किया जाएगा बेसिकली। या अगर दूसरी बात करें यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्या है कि प्रॉपर कहीं पे बोलते ना, जो हमारा ओवेरी से ओवम बना है वो फैलोपियन ट्यूब में प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, या लो स्पर्म काउंट होने की वजह से सारी प्रॉब्लमेटिक है, तो हम ये चीजें बाहर लेबोरेटरी में काम कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है जिफ्ट बेसिकली नोन एज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नाम से ही थोड़ा ध्यान रखो, जाइगोट मतलब क्या, अब यहाँ पे हमको जाइगोट ट्रांसफर करना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ट्रांसफर वर्ड दिया, मतलब जाइगोट ट्रांसफर करना है, लेकिन कहाँ पे ट्रांसफर करना है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। सेम ही दिख रहा है प्रोसेस, सेम ही दिख रहा है। आगे अब इसमें बात करते हैं, इसमें क्या बोलने वाले, इसमें पहली बात जिफ्ट किया कब जाता है, इट इज अ ब्लॉकेज इन इंट्रा इन अ फैलोपियन ट्यूब, मतलब अगर जब एक फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज वगैरह होता है उस टाइम पे इसको किया जाता है। उस टाइम पे उस फीमेल से एग को लेके, ठीक है, हाँ, उस टाइम पे उस फीमेल से एग को लेके उसको फर्टिलाइज करते हैं हम स्पर्म के साथ, बाद में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जाइगोट में, और जाइगोट को ट्रांसफर कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में बाय यहाँ पे जो ये पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये सेम एज कैसा रहता है आपका, आईवीएफ की तरह होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरह ही होता है, ठीक है। तो बेसिक अगर बात करें तो दोनों ही सिस्टम कैसे होने वाले, सेम ही होने वाले, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें आईसीएसआई की बात करते हैं, जो कि आईसीएसआई क्या है, इसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब यहाँ पे क्या करने वाले, स्पर्म को हम लोग डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम साइटोप्लाज्म, मतलब जब भी एग रिलीज होता है तो प्रॉब्लमेटिक है कि अगर मे भी चांसेस है कि लो स्पर्म काउंट है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि ओवम कलेक्ट करते हैं फीमेल से, ठीक है, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है मेल से, और उसके बाद स्पर्म को उस ओवम के डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं, मतलब स्पर्म डायरेक्टली किस में एंटर हो जाता है, साइटोप्लाज्म में, ओवम के, जहां पे वो क्या कर सकता है, अपना आगे का फर्टिलाइजेशन अकर करके पूरा जाइगोट फॉर्मेशन करके फिर आगे ब्लास्टोसिस के जरिए आगे पूरा कंटिन्यू होगा इसका डेवलपमेंटल स्टेज। तो यहाँ तक हमारे पास थर्ड टॉपिक था आईसीएसआई, जो कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है गिफ्ट बेसिकली गिफ्ट मिलने वाला है, यहाँ पे देखते गए गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, नाम में थोड़ा ध्यान रखो, इस बार ट्रांसफर करना है किसको, गैमेट को, लेकिन कहाँ पे करना है, इंट्राफैलोपियन में, ऐसा ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने किसको ट्रांसफर किया था, जाइगोट को किया था, अब वहां पे हम लोग सिर्फ गैमेट को करेंगे। गैमेट क्या होता है, फॉर द मेल इज स्पर्म एंड फॉर फीमेल इज ओवम, तो इस बार हम मेल से स्पर्म लेंगे, फीमेल से ओवम लेंगे, ये दोनों गैमेट को डायरेक्टली क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या आने वाला है कि कभी कभी कैसा होता है कि जो फीमेल है अगर उसके हेल्थी एग्स नहीं होते हैं, ठीक है, या कोई प्रॉब्लमेटिक की वजह से जो उसका स्टार्टिंग का अपर सेगमेंट होता है, स्टार्टिंग का जो ओवेरी से ऐसा जुड़ा रहता है ना, इनफंडिबुलम वाला फिम्ब्रे वाला पार्ट, उसकी बात की जा रही है, अगर यहाँ पे कोई वजह से ब्लॉकेज वगैरह रहता है तो हमको अलग से कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ओवम फ्रॉम द अनदर फीमेल, ये तब किया जाएगा जब एक पर्टिकुलर जो कपल में फीमेल है ना, अगर उसका एग नहीं अच्छा प्रोड्यूस होता है तो हमको किसी और से एग लेना पड़ेगा, जैसे हम लोग स्पर्म बैंक से स्पर्म कलेक्ट करते हैं, वैसे हमने क्या किया, किसी अनदर फीमेल से ओवम कलेक्ट किया, बाद में वो ओवम को हमने क्या किया, जो अनदर फीमेल मतलब जो मेल फीमेल जिसको कंसीव करना था उसका एग नहीं सही बन रहा था, तो मैंने किसी और से एग लाके क्या किया, उसके बॉडी में ट्रांसफर किया, और उसी टाइम पे मैं स्पर्म भी उसी के अंदर क्या कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बाहर फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करवाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रांसफर क्या करने वाला हूँ, गैमेट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया, जो कि ओवम फ्रॉम द अनदर फीमेल, उसको मैंने ट्रांसफर किया एक अनदर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और उसी टाइम पे मैंने क्या ट्रांसफर कर दिया वहीं पे स्पर्म को, ठीक है। अब वो स्पर्म और फीमेल जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर मैंने ओवम डाला, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, ब्लास्टोसिस बनेगा, बाद में वो क्या होगा, स्टमक से क्रॉस होते हुए यूटेराइन अंदर के अंदर जाके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा,
ठीक है, तो बेसिकली कौन से केसेस में होता है ज्यादातर ये प्रॉब्लमेटिक है। ये टेक्निक को हम कब यूज करते हैं, जब ब्लॉकेज होता है अपर सेगमेंट ऑफ ओविडक्ट और एट द एंट्री ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, यही मैंने आपको बोला कि इन फंडिब्यूलम या इन फिम्ब्रे वाली जगह पे जब प्रॉब्लमेटिक ब्लॉकेज वगैरह हो, एकदम इनिशियल पॉइंट पे जहां से एग ट्रांसफर होकर फैलोपियन ट्यूब में आ ही नहीं सकता, तो उस टाइम पे मैं बाहर से किसी से एग लेके उसको क्या करता हूँ, स्पर्म के साथ दोनों को अंदर डाल देता हूँ, कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब कहता है। बाद में नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका सक्सेस रेट कितना हो सकता है, 30%। मतलब अगर 100 वुमन के ऊपर, अगर 100 फीमेल के ऊपर मैं ये टेक्निक अपनाता हूँ तो 30 फीमेल का चांसेस होगा कि वो प्रेगनेंसी अगर हो जाए। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जो कि टेक्निक है, ठीक है, जिसको हम एआई भी बोलते हैं हमारे रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, एआई, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब क्या, स्पर्म को या सीमेन को इनसाइड क्या करना, बॉडी के पहुंचाना। किस तरीके से, आर्टिफिशियली तरीके से, नेचुरल तरीके से नहीं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम लोग स्पर्म को कलेक्ट करते हैं मेल के पास से और उसको डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, सर्विक्स रीजन में। अब आपको थोड़ा सा ये चीज ध्यान होना चाहिए कि पहला यूटराइन रीजन होता है, ठीक है, ये पूरा एरिया जो रहेगा ये पूरा यूटरस रीजन है। उसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल सा गैपिंग होगा ये क्या रहेगा, सर्विक्स होगा। मैंने थोड़ा लार्ज बनाया लेकिन थोड़ा गैपिंग है, बहुत पतला एरिया है। यहाँ पे बेसिकली कौन सा रहता है, ये रहता है, ठीक है। और यहाँ से आपको यहाँ पे पूरा ट्यूब रहता है जो घूम के आके ओवेरी फिंगर रिलेशन में बाइंड रहता है, ठीक है। तो यहीं पे मैं बोल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ क्या को मैं करूंगा मेल से और डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर सर्विक्स रीजन में। ये कब किया जाता है, चांसेस होगा कि मेल का स्पर्म क्या हो, काफी लो स्पर्म से उतना ट्रैवल ना, तो मेरे को अलग से मैं सर्विक्स रीजन में डालता हूँ ताकि वो डायरेक्ट ट्रैवल करके कहाँ पे जा पाए, फैलोपियन ट्यूब एम्पुलर रीजन, ठीक है, ताकि उसको थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाए। तो ये तरीका होता है आर्टिफिशियल, इसको फर्टिलाइजेशन भी बोला जा रहा है। इसमें बाहर फर्टिलाइजेशन फ्यूजन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ स्पर्म को ट्रांसफर करता हूँ, जो फ्यूजन जो फर्टिलाइजेशन, इसलिए सब होता है इनसाइड द बॉडी। किसके अंदर हमारे पास है आई, जो कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है। ये सेम है हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसा ही होगा, जस्ट एक छोटा डिफरेंस क्या होगा कि इसमें जो भी हम स्पर्म को ट्रांसफर करते हैं वो सर्विक्स पे कहाँ कर देते हैं, यूटेरस। सेम है टोटल, तो ये भी हमारा टॉपिक इसमें समझ में आता है। हमारे पास स्पर्म बैंक या सीमेन बैंक, बात कर खाली कुछ नहीं, स्पर्म बैंक ऐसा जगह होगा जहाँ पे स्टोर होता है स्पर्म, फीमेल का जो स्पर्म होता है वो रहता है। क्या होता है कि इसके अंदर जो फीमेल वगैरह अगर उनको अगर स्पर्म की जरूरत तो वो लोग कलेक्ट करते हैं, बेसिक कर सकते हैं इन पूरे टेक्निक में। तो इसको बोला गया स्पर्म बैंक, सीमेन बैंक की बात, यहाँ कलेक्ट एंड स्टोर किया जाता है ह्यूमन स्पर्म को, और सिर्फ और सिर्फ लिया जाता है हेल्दी मेल, जिसको हम स्पर्म डोनर बोलते हैं। बात करें तो यहाँ पे जो भी सीमेन होता है इसको हम बाय द टेक्निक कायरो प्रिजर्वेशन क्या स्टोर करते हैं, ठीक है, स्पर्म स्टोर करता है, एक मेथड से बोला जाता है कायरोप्रिजर्वेशन। कायरोप्रिजर्वेशन में क्या करते हैं कि जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसके अंदर हम स्पर्म को स्टोर करते हैं, ठीक है, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेट ये -196 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा लो टेंपरेचर, बहुत टेंपरेचर, जिसके वजह से अंदर एक्टिविटी हो जाती है, क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जिस जरूरत होती है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर यूटिलाइज के लिए कोई भी टेक्निक से उसको क्या करेंगे, करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो कि है एडॉप्शन के बारे में, ऑप्शन लिखा है, ये तो नॉर्मल यहाँ पर कोई डेफिनेशन में लिखा है। एडॉप्शन इज अ लीगल वेयर अ कपल गेट्स अ लीगल, यहाँ पे मतलब क्या एक लीगल राइट, प्रिविलेज, रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वो कोई एसोसिएट बायोलॉजिकल चाइल्ड, मतलब कोई जिंदा बच्चा जो होता है बायोलॉजिकल चाइल्ड, उसके वो क्या बन सके, पेरेंट बन सके, ठीक है, या तो उस चाइल्ड को लोग क्या कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ एडॉप्शन। यहाँ पे बस क्राइटेरिया होता है कि आपको एडॉप्शन करना है, किसी बच्चे को गोद लेना है, तो इसका क्राइटेरिया कि पेरेंट को लेके बात करें तो यहाँ पे पेरेंट का बेसिक क्राइटेरिया ये कि वो तो बात है कि मेडिकली मतलब फिट नहीं और बच्चा करके मतलब, ठीक है, इंपॉर्टेंटली कि फाइनेंशियली भी होनी, क्योंकि अगर आप किसी को एडॉप्ट करते हो तो आपकी जिम्मेदारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उसको पढ़ाना लिखाना सारी चीजें, फाइनेंशियली क्या वो पेरेंट्स स्टेबल चाहिए। कुछ एज लिमिट जो कि वो होती है 1 ईयर से लेके, अरे कोई भी इंसान जो कि बेसिकली 1 ईयर्स के हो चुका है तो वो के पास कोई भी चाइल्ड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पर कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब 21 मेन एज है कि से स्टार्ट होगा,
इसके बाद आपकी उम्र जितनी भी हो कभी अडॉप्ट करोगे चाइल्ड को, होता है हमारे adoption पर। तो हो ये पूरा समझ में रहेगा जो कि के लिए हमारे पास इनफर्टिलिटी के ऊपर तो इनफर्टिलिटी यहाँ पे जो तक का जब अनप्रोटेक्टेड भी के अंदर करना हो भी हम क्या बोलते हैं इनफर्टिलिटी, कुछ हमारे पास मेल और फीमेल कुछ डिफेक्टिव प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पे 8 है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, बाहर फर्टिलाइजेशन करके हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जिप गैस एसएमएस कैसा है, आईवीएफ की तरह केस है, हमको डायरेक्ट इंजेक्शन होता है साइटोप्लाज्म के ओवम तक। गिफ्ट बेसिकली इंट्राफेलोपियन, तो इसमें क्या होगा कि किसी अगर हेल्थी एक्स नहीं तो हमने क्या किया था, बाहर से एग लेके फीमेल के अंदर हमने डायरेक्टली डालने पे नेचुरल तरीके से फर्टिलाइजेशन हमने बाहर नहीं किया। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या था, खाली कुछ नहीं किया, स्पर्म को हमने डायरेक्टली कर दिया फीमेल बॉडी के अंदर, वो भी किया था सर्विक्स में। और आईयूआई इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन है, सेम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जैसा, बस मतलब कहां कर यूटेराइन रीजन में। तो मैं बेसिकली हेल्थी मिल्क किया जाता है, बाद में कायरो से स्टोर करते हैं, और लास्टली एडॉप्शन क्या है, एक बेसिक प्रोसेस है जहां पे एक बायोलॉजिकल चाइल्ड का हम क्या करते हैं पैदा कर सकते हैं। कुछ लीगल एज होती है बेसिकली 20 से लेके अपर एज नहीं है। आगे मेन क्या है इसमें कि मेडिकल होनी चाहिए और फाइनेंशियली होनी चाहिए। तो हाँ, होप सो आप पूरा का पूरा इन्फर्टिलिटी का पार्ट समझ में आ गया, और इस हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 7 स्टैंडर्ड का था यहाँ पे कंप्लीट। तो बने रहे नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए।